Good evening, everyone. Good evening. Thank you so much. Wishing all of you a very happy Teachers Day. मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि हम आपको कुछ सिखा पाए वो हमारी इट इज आवर फॉर्च्यून. आप लोग हमें क्या कुछ नहीं सिखा देते. सो थैंक यू फॉर बीइंग देयर. अगर आप लोग नहीं होते तो हम लोग नहीं होते. एंड एक आपको 100% प्रॉमिस है कि ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही काम करते रहेंगे, कहीं इधर उधर नहीं भागेंगे, चुपचाप ऐसे ही आप लोग के लिए रहेंगे, आपको जब जब जैसे जरूरत हो. ठीक है. थैंक यू सो मच. एंड पढ़ाई शुरू करते हैं एंड वी विल कीप टॉकिंग टुडे. डोंट वरी, लेट्स स्टार्ट स्टडी. चलिए. सो आज हम एक नाउ वी आर गेटिंग इनटू you know a very different zone. We are closing theme 3 now. We are getting into a very different zone right now. The zone that we are getting into is the constitutionality of things, जिसमें बहुत सारी चीजें हमें बहुत डिटेल में बहुत ही कॉन्सेप्चुअली समझनी है. ठीक है. So we have to keep that in mind. You have to understand that. Just give me 1 second. I just close the door. चलिए. Theme 3, Preamble, Fundamental Rights, Directive Principles or Fundamental Duties. Fundamental Rights को बेस बनाते हुए now we are going to be discussing Articles 12, Articles 13, Articles 32 and 226. इसको हम बेस बनाएंगे. फिर हम डिस्कस करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर and then we will discuss the relationship between fundamental rights and directive principles. फिर हम आगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का एनालिसिस, ड्यूटीज का एनालिसिस हम सीखेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे हम ध्यान देते हैं एंड देन वी विल मूव फ्रॉम हियर टू बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक है. तो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि इसको करना क्या है, क्यों हम इसको एक साथ पढ़ते हैं, व्हाट इज द बेसिक एसेंस बिहाइंड इट. तो ध्यान से समझते हैं. देखो, जब हम फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 देखते हैं, एक है आर्टिकल 12, एक है आर्टिकल 13, फिर है आर्टिकल्स 14 टू 30, फिर है आर्टिकल्स 14 टू 30. ठीक है. Then we have Article 31, clear. We have Articles 33 to 35, and we have Article 32 जो हम साथ में पढ़ते हैं 226 को मिला के. ठीक है. ये सब कहानी क्या है, ये क्या करना चाह रहे, व्हाट इज द होल द पर्पस ऑफ दिस. आर्टिकल्स 14 टू 30 हमने पढ़ लिया. इसमें एक सवाल का जवाब मिला कि हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं क्या. व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स दैट आर बीन गिवन टू अस. ये हमने सीख लिया. इसके सारे जो डायमेंशंस वगैरह जो हमें सीखने थे वो सीख लिए. थैंक यू. आर्टिकल 12 हमें जवाब देगा कि भाई अगर फंडामेंटल राइट is a guarantee against the state, and rightfully it is, what is the meaning of state? So who are fundamental rights against? ये आप गारंटी किसको दे रहे हो कि कौन आपकी फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं कर सकता. ठीक है. आर्टिकल 13 जो आपको जवाब देता है वो ये देता है हाउ कैन योर फंडामेंटल राइट्स नॉट बी वायलेटेड और व्हाट कैन नॉट वायलेट योर फंडामेंटल राइट्स. ठीक है. व्हाट
can't violate fundamental rights, or how can't fundamental rights be violated? How can they be violated का तो सवाल ही नहीं उठता। जो हमारी फंडामेंटल राइट्स है उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अच्छा ये फंडामेंटल राइट्स हम सिटीजन्स को दे रहे हैं, बट कुछ जनरल एक्सेप्शंस है जो सारी फंडामेंटल राइट्स पर लग सकती है। वो ओवरऑल एक्सेप्शंस आपको 31 में, 33, 34, 35 में मिलेगी। फिर आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन कि अगर आपकी फंडामेंटल राइट वायलेट होती है तो क्या करेंगे? What is the remedy if somebody has violated your fundamental right? Then what action can be taken if your fundamental right has been violated? Can be taken, thank you, to rectify a fundamental right violation. हमारे पास इसकी क्या रेमेडी है? ठीक है, क्लियर? गुड। जब हम एक बार 12, 13, 32 to 26 सीखेंगे तो हमें एक जुडिशियल रिव्यू नाम का शब्द कहीं झलकने देखने को मिलेगा। हमें 2-3 कुछ डॉक्ट्रिन्स और देखने को मिलेंगे और वो सारी चीजें हम आज क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक करके चलते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल 12। ठीक है, तो आर्टिकल 12 बेसिकली कहता है फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट, और वो स्टेट की डेफिनेशन बताता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम में क्या रेलेवेंस है ये भी हम लोग सीख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी ने कुछ कुछ क्वेश्चंस में बहुत गड़बड़ी करी है। एज फार एज द एग्जाम इज कंसर्न्ड, ये वाला टॉपिक इज फार मोर इंपॉर्टेंट फॉर द प्री देन इट इज फॉर द मेंस। प्रीलिम्स में 2 तरह के सवाल आते हैं। या तो वो एक एंटिटी बताते हैं और वो पूछते हैं कि क्या ये स्टेट के अंदर आता है या नहीं आता है। ठीक है, दूसरा वो इसको 32 और 226 के साथ मर्ज करके पूछते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, what action can be taken to rectify a fundamental right violation, तो ये एक्शन किसी के खिलाफ होगा। वो खिलाफ कौन होगा? जो आपकी फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं कर सकता, जिसको आपकी फंडामेंटल राइट हमेशा प्रोटेक्ट करनी है। करेक्ट? वो कोई, फॉर एग्जांपल, कोई चीज है एक्स, वो आपकी फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं कर सकता और वो करता है। कैसे करता है वो 13 में लिखा है, लेकिन वो करता है ये लिखा है 12 में। तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, उस एक्शन के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, जो वो एक्शन ले रहा है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, इसके बारे में आर्टिकल 32 और 226 हमको समझाता है। ये बात समझ में आई? तो प्री में कई बार क्या करेंगे, वो इन दोनों को मर्ज करके आप प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस? ये बात समझ में आई हमको? यस और नो? यस और नो? ये बात समझ आई? वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आया। अब देखो मेंस में एज सच इस पे कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन
क्या स्टेट में इंक्लूडेड है या नहीं, या तो आर्टिकल 12 में लिखा है, या तो फिर कोर्ट्स कोई डॉक्ट्रिन या कोई टेस्ट बनाकर केस बाय केस बेसिस पर डिसाइड करेगी। जब भी कोई कोर्ट कोई टेस्ट या कोई डॉक्ट्रिन बना के केस बाय केस बेसिस पर डिसाइड करती है, तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म का एक पॉइंट बन जाता है, रोल ऑफ कोर्ट का एक पॉइंट बन जाता है। तो यहां पे इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं, बट इसका फंडामेंटल रेलेवेंस जो है वो हमारा प्रीलिम्स के लिए है। ठीक है, और ये बहुत ध्यान से हमें सीखना पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। मैं आपको एक बार आर्टिकल 12 दिखाता हूं। चलिए, आर्टिकल 12 क्या बोल रहे हैं? इन दिस पार्ट, आर्टिकल 12 क्या बोल रहे हैं? इन दिस पार्ट। इन दिस पार्ट का क्या मतलब हुआ? इन पार्ट 3, unless the context otherwise requires, the state includes। इसका मतलब जो ये स्टेट की डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन सिर्फ पार्ट 3 के लिए है, लेकिन ये डेफिनेशन पार्ट 4 के लिए भी है। आपको याद है आर्टिकल 36 से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स शुरू होते हैं, यस और नो? आर्टिकल 36 से डायरेक्टिव प्रिंसिपल शुरू होते हैं, करेक्ट। आर्टिकल 36 में लिखा है कि अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, मतलब अनलेस इसका कोई स्पेशल रीजन होगा, जहां जहां डीपीएसपी में स्टेट लिखा होगा उसका मतलब पार्ट 3 वाले स्टेट की डेफिनेशन ही होगी। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जो ये स्टेट की डेफिनेशन है, ये स्टेट की डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ पार्ट 3 और पार्ट 4 के लिए है, क्योंकि आर्टिकल 36 ये पार्ट 4 के लिए अप्लाई करता है। क्या ये स्टेट की डेफिनेशन रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए है? नहीं। क्या ये बाकी लॉज के लिए है जहां कभी भी ये स्टेट का शब्द इस्तेमाल होगा? नहीं। ये स्टेट का शब्द सिर्फ और सिर्फ हमारे पार्ट 3 और पार्ट 4 के लिए। ठीक है, तो या तो बाकी लॉज अपनी खुद की डेफिनेशन देंगे, अगर बाकी लॉज अपनी खुद की डेफिनेशन नहीं देते, हमारे पास एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं जनरल क्लॉजेज एक्ट। मतलब ये एक तरह से लीगल ग्लॉसरी है। ये जनरल क्लॉजेज एक्ट में जो स्टेट की डेफिनेशन होगी वो बाकी जगहों पे लगेगी अगर उन्होंने अपनी खुद की डेफिनेशन नहीं दी। फॉर एग्जाम्पल, हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सुना है, उसमें स्टेट मेंशन है और उसमें स्टेट की डेफिनेशन यही लॉ देता है। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की स्टेट की डेफिनेशन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की स्टेट की डेफिनेशन और पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की स्टेट की डेफिनेशन, तीनों अलग डेफिनेशन होगी, यस और नो? करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेट की डेफिनेशन है वो जनरल क्लॉजेज एक्ट की है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की जो स्टेट की डेफिनेशन है वो उसी एक्ट में उन्होंने स्टेट डिफाइन करी है, और पार्ट 3 की डेफिनेशन ये है। तो भाई पार्ट 3 की डेफिनेशन क्या है? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, government and legislature of each of the states and all local authorities and other authorities within the territory of India and the control of the government of India। ठीक है,
अब हमने ये आर्टिकल एक बार देख लिया, जी बिल्कुल देख लिया। अब जब हमने ये एक बार आर्टिकल देख लिया तो हमको लगा कि यार शायद इसमें कुछ गड़बड़ है। इसमें क्या गड़बड़ है? इसमें गड़बड़ ये हो सकती है कि कुछ चीजें इनकम्प्लीट हैं, कुछ चीजें मिसिंग हैं, या कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें क्लैरिटी नहीं है, जिसमें वो कंफ्यूजन सा है। पूरी चीजें उन्होंने हमें लिख के नहीं बताई है। ये दोनों चीजें हो सकती है, दोनों की दोनों चीजें अपनी जगह एकदम सही है। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस? गुड। तो इसका मतलब आर्टिकल 12 की डेफिनेशन में अभी तक क्या लिखा है? आर्टिकल 12 की डेफिनेशन में लिखा है कि स्टेट का मतलब हुआ, नंबर 1, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नंबर 2, government and legislatures of the states. Correct or not? Number 3, local authorities. And number 4, other authorities. जो स्टेट के कंट्रोल में है। तो इसका मतलब मैं इन दोनों को अगर साथ में देखूं तो क्या लिखा है? लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स। यही बात हुई ना? लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स, ये लिखा है। यही एक चीज है जो कंप्लीटली क्लियर है। पक्का? गुड, बिल्कुल मान लिया। तो इसका मतलब कुछ चीजें मिसिंग है। एल आ गया, ई आ गया, क्या मिसिंग है? जुडिशरी। और हमें जुडिशरी दो तरह का पता है कि भाई हायर जुडिशरी और लोअर जुडिशरी। हायर जुडिशरी और लोअर जुडिशरी, सीधी सीधी बात तो यही है। ठीक है, मान लिया। और क्या मिसिंग है जी? यूनियन टेरिटरीज का आपने कुछ नहीं बताया। डेडी क्लियरली तो नहीं लिखा आपने यूनियन टेरिटरीज। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब तो आपने यूनियन टेरिटरीज नाम का कुछ था ही नहीं। यस और नो? तब तो सिर्फ हमारे पास पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट डी स्टेट्स थे। तो अमेंड करके 2 लाइन लिख देते, क्या चला जाता। तीसरा, हमने अभी फंडामेंटल राइट्स में सीखा कि कुछ फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट एंटिटीज ऑल्सो। तो भैया प्राइवेट एंटिटीज क्या होता है? कहां है? व्हाट इज अ प्राइवेट एंटिटी? तो कितने इंपॉर्टेंट टर्म्स मिसिंग हैं, राइट? और कितने इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ चीजें हैं जो वेग लिखी गई हैं, है ना? अब वेग में क्या लिखा है भाई? लोकल अथॉरिटीज का क्या मतलब हुआ? क्या लोकल अथॉरिटी का मतलब ग्राम सभा, सरपंच है? क्या लोकल अथॉरिटी का मतलब म्यूनिसिपैलिटी? ये तो कहीं नहीं बताया। ये तो कहीं नहीं बताया ना। क्या लोकल अथॉरिटी का मतलब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एजेंसी है? क्या लोकल अथॉरिटी का मतलब कोई शेड्यूल ट्राइब काउंसिल है? किसी को कुछ नहीं पता। और दूसरा, आप जो ये कह रहे हो अदर अथॉरिटीज, ये कौन सी हुई? और स्टेट कंट्रोल का क्या मतलब हुआ? यस और नो?
स्टेट कंट्रोल का क्या मतलब हुआ, ये भी नहीं पता हमको। तो कितनी सारी चीजें ओपन एंडेड रहेगी, कितनी चार सारी चीजें खुली खुली रह गई, राइट। तो ये हमें सीखना पड़ेगा। अब जब भी लॉ में कोई चीज मिसिंग होती है या कोई चीज वेग होती है, तो कौन डिसाइड करता है, जुडिशरी। तो देवा रे देवा, जुडिशरी बताएगी कि हम स्टेट हैं या नहीं। आर्टिकल 12 क्या कहता है कि ये स्टेट कौन है, और अगर तुम स्टेट हो तो तुम फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं कर सकते। तो क्या गवर्नमेंट तुम्हारी फंडामेंटल राइट वायलेट कर सकती है, जी नहीं। क्या स्टेट गवर्नमेंट तुम्हारी फंडामेंटल राइट वायलेट कर सकती है, जी नहीं। क्या पार्लियामेंट कर सकती है, जी नहीं। क्या स्टेट लेजिस्लेचर कर सकता है, जी नहीं। क्या जुडिशरी तुम्हारी फंडामेंटल राइट वायलेट कर सकती है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा, साक्षात जुडिशरी। इसके लिए हिंदी फिल्मों में गाना भी बना है, हमको हम से चुरा लो। The judiciary is going to decide whether the judiciary is the state under Article 12. और इसमें एक बहुत सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल छुपा है, मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो जुडिशरी केस लॉस के थ्रू ये सब डिसाइड करेगी। अब लॉजिकली सोचो, लोकल अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटीज ये क्या है या क्या नहीं है, ये जनरली एक केस बाय केस बेसिस पर डिसाइड करोगे, करेक्ट। लेकिन जहां कंट्रोल की बात आई है, अब कंट्रोल कोई एब्सोल्यूट टर्म तो नहीं है। कंट्रोल की वर्ड मीनिंग देनी पड़ेगी कि स्टेट कंट्रोल का मतलब क्या हुआ। तो कंट्रोल के लिए भी आपको केस बाय केस डिसाइड करना पड़ेगा, और उसके लिए कोर्ट क्या करेगी, एक टेस्ट बनाएगी। टेस्ट बनाएगी कि नहीं, यस। और जब कोर्ट इसके लिए एक टेस्ट बनाएगी तो उस टेस्ट का नाम रखेगी डॉक्ट्रिन ऑफ इंस्ट्रूमेंटैलिटी। ठीक है, ये समझ आया। फिर वो डिसाइड करेंगे कि कौन सी अदर अथॉरिटी स्टेट है या नहीं, अगर तुमने ये टेस्ट पास कर लिया। टेस्ट पास नहीं किया तो नहीं। अब इसको 2 मिनट जरा दूर होके देखो। आर्टिकल 12 का पर्पस क्या है, उन लोगों को आइडेंटिफाई करना। आर्टिकल 12 का पर्पस क्या है, उन लोगों को आइडेंटिफाई करना। अरे प्लीज स्टॉप, डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट इंटरवीन, आई एम बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस, नॉट एक्सेप्टेबल। आर्टिकल 12 का मतलब क्या है कि उन चीजों को आइडेंटिफाई करना जो फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं कर सकती, उन ऑर्गेनाइजेशंस को, उन एंटिटीज को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी ऑर्गेनाइजेशन, ये चारों की चारों चीजें फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती। अगर ये चारों की चारों चीजें कुछ नहीं कर सकती, तो एक तरह से हमने इनकी पावर्स लिमिट करी है कि नहीं करी है। एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग द पावर्स ऑफ द स्टेट कॉल्ड, व्हाट इज इट कॉल्ड, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, वेरी गुड, लिमिटिंग द पावर्स ऑफ द स्टेट, फैंटास्टिक। तो इससे हमको क्या झलकने को मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म।
और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म किस चीज के बेस पे बना है? रूल ऑफ लॉ के बेस पे बना है ना? अब कैसे? अब आर्टिकल 12 में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तो झलक रहा है, रूल ऑफ लॉ कैसे झलक रहा है? क्योंकि स्टेट को सीधा सीधा मना किया है ना कि आप फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं कर सकते। स्टेट को आइडेंटिफाई किया है ना, आपके अगर आप स्टेट हैं तो आप फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं कर सकते, तो आपको डिफाइन किया गया है। इसीलिए आर वी क्लियर ऑन दिस? यस और नो? समझ में आया? एक्सीलेंट, गुड। ये कहानी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, दोनों रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, बोथ ऑफ देम equally support the idea of a limited government, चाहे वो रूल ऑफ लॉ हो चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो। इसीलिए स्टेट को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। अगर आप कहते हो कि हमें स्टेट की पावर्स लिमिट करनी है, द स्टेट कैन नॉट पनिश एनीवन एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ द लॉ, द स्टेट शुड ट्रीट एवरीबॉडी इक्वली, देयर शुड बी ए लीगल रिकॉर्स अगेंस्ट स्टेट अब्यूज, ये सब तो तभी हो पाएगा अगर आपके पास स्टेट की डेफिनेशन होगी। अगर आपके पास स्टेट की एक अच्छी अप्रोप्रिएट कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन नहीं है, तो फिर स्टेट के पास पावर बढ़ती जाएगी, वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, वो आर्बिट्ररी पावर आ जाएगी। अब जब वो आर्बिट्ररी पावर आ जाएगी तो स्टेट का जो मन करे वो करेगा। अगर स्टेट डिफाइंड नहीं है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में, if the state is not defined in a constitutional democracy, then you cannot enforce fundamental rights effectively. क्या इस बात से आप सहमति रखते हैं? यस, वेरी गुड, ठीक है, एक्सीलेंट। और जो स्टेट की डेफिनेशन है वो सिर्फ पार्ट 3 में लग रही है। स्टेट की डेफिनेशन बाय एक्सटेंशन पार्ट 4 में लग रही है, बाकी तो कहीं नहीं लग रही। अब इस बात को जरा ध्यान से सुनना। स्टेट ये है, ये कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकते जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा, ये आर्टिकल 13 में लिखा है। अगर इनमें से कोई भी लोग कोई भी कानून बनाते हैं जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा, तो हम इन्हें 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं और 226 के अंदर हाई कोर्ट ले जा सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आया? और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को यह पावर दे रखी है कि जिस भी तरह से ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेंगे, जो भी वो तरीका इस्तेमाल करेंगे, उस तरीके को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैंसिल कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं, उसे इनवैलिडेट कर सकते हैं। यहां तक समझ आया? ठीक है। इसीलिए आर्टिकल 12, 13, 32 और 226 मैं हमेशा साथ पढ़ाता हूं, क्योंकि इसका मजा कॉन्सेप्चुअली क्लियर होने के लिए साथ पढ़ने में है। वेरी सिंपल क्वेश्चंस। डू वी नाउ अंडरस्टैंड व्हाई 13, 12, 13, 32 एंड 226 हैव टू बी स्टडीड टुगेदर? ये समझ में आया क्यों कर रहे हैं हम? यस। अब इसको थोड़ा सा एक एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं। आर्टिकल 32 क्या पार्ट 3 के अंदर आता है? यस और नो? डज आर्टिकल 32 कम अंडर पार्ट 3? तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर सिर्फ इसी डेफिनेशन के आसपास एक्शन ले सकता है। यस और नो? यस और नो? लेकिन क्या ये स्टेट की डेफिनेशन 226 पे अप्लाई होगी?
नहीं, क्योंकि 226 पार्ट 3 में नहीं है, 226 पार्ट 4 में नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हाई कोर्ट्स, स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स इस डेफिनेशन के बाहर जाके भी एक्शन ले सकते हैं अगर तुम्हारी फंडामेंटल राइट वायलेट हुई। यस और नो? यस। दिस इज द conceptual fundamental reason why high courts have been given wider powers than the Supreme Court to take action against rights. डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट स्टेट एज पर 12 एक्शन ले सकती है। हाई कोर्ट किसी भी तरह के राइट वायलेशन पे किसी के भी खिलाफ एक्शन ले सकती है। दैट इज व्हाई हाई कोर्ट्स हैव वाइडर ज्यूरिसडिक्शन। आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आओ, अलग बात है। मैं बात कर रहा हूं कि पहले किस कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते। तो अगर हमारी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है, आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है, आप सुप्रीम कोर्ट जाओ। आपको हाई कोर्ट जाना है, आप हाई कोर्ट जाओ। रिलीफ दोनों जगह मिलेगा। लेकिन अगर आपकी राइट वायलेट करने वाला कोई इस स्टेट के बाहर है, तो आप हाई कोर्ट ही जा सकते हो डायरेक्टली, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये बात समझ आई? आर वी क्लियर ऑन दिस? यस, गुड, एक्सीलेंट। तो इसीलिए हमने ये सब पूरा कॉन्टेक्स्ट बिठाया है कि अच्छा क्या कहानी है, क्या नहीं है, हमने क्यों किया और क्यों नहीं किया। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा, क्योंकि सबसे कॉन्सेप्चुअली इंटेंस बात यही है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। मुश्किल अगर हल्का सा लगे तो आपको मेरे को बताना है। ठीक है, ध्यान से सुनना। सवाल ये है कि जुडिशरी आर्टिकल 12 के हिसाब से स्टेट है या नहीं। ठीक है, आर वी क्लियर? ओके, चलो अब एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, if X is state, X can't violate fundamental rights। क्या ये बात सही है? ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को हम कलेक्टिवली हायर जुडिशरी कहते हैं। यस और नो? ठीक है, तो मैं बोलूं हायर जुडिशरी has the power to decide फंडामेंटल राइट वायलेशंस। क्या ये बात सही है कि नहीं? यस। अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 दोनों स्टेटमेंट्स क्लियर है। इफ एक्स इज स्टेट, एक्स कैन नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट्स। Higher judiciary has the power to decide fundamental right violations। ठीक है, पक्का? Now statement number 3, if higher judiciary is state,
then higher judiciary can't violate fundamental rights. ये सही है कि नहीं? अगर ऐसा है तो if higher judiciary is state, then higher judiciary, मैं दोबारा लिखा बस आगे एक लाइन ऐड कर रहा हूं, can't violate fundamental rights, then higher judiciary will always give pro fundamental right judgments. If higher judiciary state, ध्यान से सोचो, इसको एक एग्जांपल से समझो। आपको ट्रेन में बोर्ड नहीं करने दिया क्योंकि लेट अस से यू बिलोंग टू ए स्पेसिफिक रिलीजन। आपको ट्रेन बोर्ड करने नहीं दिया बिकॉज यू बिलोंग टू अ सर्टेन रिलीजन। डज दिस वायलेट 14, 15, 19 एंड 21? यस और नो? ठीक है, मान लिया। आपको बोर्ड करने नहीं दिया क्योंकि रेलवे ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि भाई हम इस रिलीजन के लोगों को ये ट्रेन बोर्ड करने नहीं देंगे। आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे या आप हाई कोर्ट पहुंचे, इन्हें एक जजमेंट देना पड़ेगा। वो जजमेंट नेसेसरीली बोलेगा कि यस योर फंडामेंटल राइट हैज बीन वायलेटेड। वो जजमेंट नेसेसरीली बोलेगा यस योर फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड, क्योंकि अगर उस जजमेंट ने कहा नो, then that judgment itself is violating a fundamental right. और ये जजमेंट फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकता क्योंकि हायर जुडिशरी स्टेट है। अगर ऐसा है तो पक्का? ठीक है, सो दैट मीन्स if the Supreme Court and the High Court is considered state, then all their judgments have to necessarily be pro fundamental rights. They can never say that a fundamental right has not been violated. And if the judgment says my fundamental right has not been violated, then the judgment itself violates a fundamental right. Yes or no? ठीक है, तो अगर ऐसा हो गया, then हायर जुडिशरी की जुडिशियल रिव्यू की पावर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की पावर, ये सब वायलेट हो जाएगी ना? हो जाएगी कि नहीं? फिर करेक्ट। अगर कोर्ट किसी की बेल डिनाई कर दे, कोर्ट किसी को जेल भेज दे, कोर्ट किसी को फांसी पर लटका दे, तो कोर्ट का ऑर्डर है ना, तो ऑर्डर को चैलेंज करते घूमते फिरते रहोगे कि कोर्ट ने ऐसे कैसे बोल दिया? जब दो टीमें खेलती हैं तो क्या जज को सूली पे लटकाते हो कि जज ने कैसे आउट दे दिया मेरे को? रेफरी को तो नहीं जाके मारते ना। रेफरी को न्यूट्रल करने के लिए पावर देनी पड़ेगी, है ना?
अब खुद ही सोचो, दो जजमेंट्स हैं, एक राइट टू प्राइवेसी का जजमेंट है और एक सेम सेक्स मैरिज का जजमेंट है। दोनों में क्या फर्क है? एक में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ ये एक फंडामेंटल राइट है, और एक में कहा कि यह आपकी फंडामेंटल राइट नहीं है। यही कहा ना सुप्रीम कोर्ट ने, करेक्ट? क्यों? क्योंकि वो ओपनली डिसाइड कर सकता था। तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व होगा, तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन ट्रांसफॉर्म होगा। करेक्ट? गुड। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ हायर जुडिशरी का स्टेट होना थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है। करेक्ट और नॉट? बिकॉज जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जितनी भी जो हवा में हम बातें करते हैं, ये तभी पॉसिबल है अगर हायर जुडिशरी स्टेट ना हो। अब थोड़ी सी मामला यहां पे डाइसी हो सकता है, करेक्ट, बाहर रहना पड़ेगा। अब ध्यान दो, हायर जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन ट्रांसफॉर्म करना है, इवॉल्व करना है, उसके नए इंटरप्रिटेशंस देने, उसको ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं, राइट? घबराओ नहीं, ठीक है। अब जुडिशरी दो काम करता है। जुडिशरी अपने जुडिशियल फंक्शंस निभाता है, यस। जुडिशरी अपने आप में भी तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, उसकी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी तो हैं, यस और नो? कि भाई केस फाइल कैसे होगा, करेक्ट? कौन सा केस किस जज के पास जाएगा, जो रेगुलर कोर्ट स्टाफ है उनका अपॉइंटमेंट्स, उनका वेलफेयर, आईटी डिपार्टमेंट, ये सारे काम भी तो हैं। ये भी तो एडमिनिस्ट्रेटिव, कोर्ट एक आपन संस्था भी तो है। दिन भर जजमेंट 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 थोड़ी खेलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तो सिर्फ 34 हैं, बाकी सब तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, यस और नो? करेक्ट? तो अगर मुझे इन चीजों को प्रोटेक्ट करना है तो मुझे इन सिर्फ जुडिशियल फंक्शन को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, यस और नो? सो दिस मीन्स judicial functions of higher judiciary, Supreme Court and High Court, is not state as per Article 12. Are we clear on this? Yes. Whereas administrative functions of higher judiciary, Supreme Court, High Court, is state as per Article 12. Correct or not? Yes. आई बात समझ में? तो इसका मतलब लेट अस से बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया
ठीक है, क्या आप उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करोगे कि ये जजमेंट मेरी फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है, कि ये जजमेंट ही फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है? नहीं, आप नॉर्मल अपेलेट प्रोसीजर के थ्रू सुप्रीम कोर्ट आओगे कि आप केस को रिकंसिडर करिए। आप जजमेंट को फंडामेंटल राइट्स का कातिल नहीं मानोगे। आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं बोलोगे कि देख बॉम्बे हाई कोर्ट को बोल, बॉम्बे हाई कोर्ट मैंने राइट वायलेट किया है, बॉम्बे हाई कोर्ट की जज को भेज सूली पे। बॉम्बे हाई कोर्ट तो अपना काम कर रहा है ना। बॉम्बे हाई कोर्ट को लगा कि तेरी फंडामेंटल राइट नहीं वायलेट हो रही है, तो आप ये नहीं कह सकते कि अब इस जजमेंट ने मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट किया है। बात क्लियर हुई? यस और नो? समझ आया? फॉर एग्जाम्पल, इसको बहुत प्रैक्टिकली समझो। लेट अस से महाराष्ट्र ने एक लॉ बनाया। लॉ बनाने के बोला कि अगर आपको मराठी लैंग्वेज नहीं आती तो आप बॉम्बे मेट्रो में ट्रैवल नहीं कर सकते। ठीक है, लॉ बनाया, कोई ऑर्डर बनाया, कोई कुछ भी बनाया। आप बॉम्बे में रहते हैं, आप कूल है, जिंदगी आपकी फास्ट पेस चल रही है। जो लोग बॉम्बे से हैं वो बोलते हैं कि बॉम्बे इज वेरी फास्ट लाइफ, डूड, लाइफ इज वेरी फास्ट ब्रो, इट्स लाइक अल्ट्रा फास्ट ब्रो। तो वो बॉम्बे हाई कोर्ट चले गए। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना तिगड़म लगाया और कहा कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये लॉ अपहोल्ड कर दिया। आप इसी लॉ को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में अब रीचैलेंज करोगे ना? यस और नो? आप उस बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट पे सवाल नहीं उठाओगे कि दिस जजमेंट इज नाउ वायलेटिंग माय फंडामेंटल राइट। फर्क समझ आया? कि जजमेंट मेरी फंडामेंटल राइट वायलेट कर रही है। क्लियर? गुड। लोअर बॉम्बे हाई कोर्ट से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट आना, ये तो आपका हक है, ये तो आपका पर्पस है। एग्जैक्टली exactly. लेकिन इसी बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब अपने कोर्ट स्टाफ का रिक्रूटमेंट किया और कोर्ट स्टाफ के रिक्रूटमेंट में इन्होंने कोई डिस्क्रिमिनेशन करी, तो क्या इनके खिलाफ केस हो सकता है? यस और नो? आर वी क्लियर? बढ़िया। लेकिन जुडिशियल फंक्शंस ऑफ हायर जुडिशरी इज नॉट स्टेट, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो लॉ कभी इवॉल्व ही नहीं होगा, कभी लॉ इंटरप्रेट ही नहीं होगा इम्पार्शियली। ठीक है, करेक्ट। The judgment is appealed is fine, but you are not saying that the judgment is violating. आप बॉम्बे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाते हो, कहते हो कि इस जजमेंट को मैं अपील करना चाहता हूं बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजंस, बट आप ये नहीं कहते द जजमेंट इज वायलेटिंग माय फंडामेंटल राइट। द केस डज नॉट, प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज, if it is A versus B in Bombay High Court, it is B versus A in the Supreme Court. It does not become Bombay High Court versus A or A versus Bombay High Court in the Supreme Court. आया समझ में? वेरी गुड। कि हाई कोर्ट को ही लपेट लिए कि बेटा तुम ही चलो सजना, डूबेंगे तुम ही को डुबा के डूबेंगे।
Clear on this. Good. अब सिंपल लॉजिकल भाषा में एक ही चीज और सीखते हैं, ध्यान से सुनेंगे क्या सीखते हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ध्यान से सुनेंगे। स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में है, मान लिया, करेक्ट? एनी टाइम अविनाश, एनी टाइम, ठीक है। और राइट्स के लिए रेमेडी देने की पावर किसके पास है? अगर आपको राइट्स के लिए रेमेडी चाहिए तो आप कहां कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं 32 में, हाई कोर्ट जा सकते हैं आप 226 में। सही बात है, करेक्ट? यस, वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, राइट? ठीक है। आपकी कोई भी राइट वायलेट हुई है, डिपेंडिंग ऑन द राइट, वी डिस्कस दिस इन डिटेल, जा आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ही जा सकते हैं, और तो कहीं नहीं जा सकते ना। तो इसका मतलब सबऑर्डिनेट जुडिशरी का राइट से कोई लेना देना नहीं। तो इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट्स, ये जिनको हम कलेक्टिवली सबऑर्डिनेट जुडिशरी कहते हैं, इनका राइट रेमेडीज से कोई लेना देना नहीं है। इनका राइट रेमेडीज से कोई लेना देना नहीं है ना? तो इसका मतलब जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी के जुडिशियल फंक्शंस हैं, या जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हैं, उनका राइट्स इन्फोर्समेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये दोनों के दोनों स्टेट हो सकते हैं। प्रैक्टिकली भी समझेंगे। The judicial and the administrative functions of the state, the judicial and the administrative functions of the state, of the subordinate judiciary, can both be state, correct? Yes. तो इसका मतलब ये दोनों की जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के खिलाफ हम रेमेडीज उठा सकते हैं। हम रेमेडीज उठा सकते हैं, यस और नो? ये सबऑर्डिनेट जुडिशरी अपने जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस दोनों करते करते हमारी राइट्स वायलेट कर सकती हैं। करेक्ट, कर सकती हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेट अस से एक सिविल कोर्ट होता है। हमने जुडिशरी का एक ब्रॉड स्ट्रक्चर थी, मन में पढ़ा था। सिविल कोर्ट होता है, प्रॉपर्टी के लिए सिविल कोर्ट में जाते हैं, तलाक वलाक के लिए सिविल कोर्ट में जाते हैं। करेक्ट। आप सिविल कोर्ट में प्रॉपर्टी लेने गए, तलाक कराने गए, और आपको डेथ पेनल्टी दे दिया सिविल कोर्ट, फांसी पे ही लटका दिया। क्या सिविल कोर्ट के पास ये पावर है?
नहीं। तो सिविल कोर्ट जो आपको वो सजा दे रहा है, वो सजा देने की पावर सिविल कोर्ट के पास नहीं है। तो आपकी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है ना। तभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दो रिट्स होती हैं, हम पढ़ेंगे इसके बारे में, सर्शोरारी और प्रोहिबिशन इशू कर सकती है टू लोअर कोर्ट्स। This is why the Supreme Court and the High Courts can issue writs of certiorari, writs of prohibition. Certiorari prohibition क्या है मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई कोर्ट अपनी हैसियत से ज्यादा के केस सुन ले, या तो सुन रही हो और सुन के जवाब दे दे, तो उसको लाइन पर लाने के लिए जो रिट होती है वो ये होती है। जो एक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो ऑर्डर होता है वो ये होता है। समझ आया? क्लियर? यस। क्योंकि लोअर जुडिशरी के पास इंटरप्रिटेशन की पावर नहीं है ना। लोअर जुडिशरी कैनॉट इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। लोअर जुडिशरी इज व्हाट इज सपोज्ड टू सिंपली अप्लाई द लॉ। So if they are not correctly applying the law, are they not violating your fundamental right? If the lower judiciary is not applying the law, are they not applying your, are they not violating your fundamental rights? Because they are not treating you equally. Life and liberty. Yes. डबल जेपर्डी, इतनी क्रिमिनल जस्टिस की राइट्स पढ़ी। अब लोअर कोर्ट में भी तो स्टाफ होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है कि नहीं होता है, पीसीएस डे होता है कि नहीं होता है, रिक्रूटमेंट है कि नहीं है। लोअर कोर्ट में भी तो मुंशी लोग बैठ के काम करते हैं। यस और नो? फिर उनके रिक्रूटमेंट में कोई गड़बड़ हो गई तो। सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, except for judicial functions of higher judiciary, everything else is state under Article 12, है ना। Higher judiciary, judicial functions, yes, state under, no, sorry, no, not state under Article 12. Higher judiciary, administrative functions या non-judicial functions, yes, state under Article 12. Subordinate judiciary, judicial functions, yes, state, because their job is to apply the law, not interpret the law. तो तुम्हारा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और तुम्हारा जुडिशियल रिव्यू का तो पंगा ही नहीं है। सबऑर्डिनेट जुडिशरी परफॉर्मिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस आल्सो स्टेट अंडर आर्टिकल 12। यस, ठीक है बेटा। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई कोर्ट असिस्टेंट की अपॉइंटमेंट हो रही है और उसमें डिस्क्रिमिनेशन है तो उस पर केस हो सकता है। ठीक है वीर? तो एक बात बताओ, सिंपल स्टैट्स, सिंपल स्टैट्स, higher judiciary is equal to Supreme Court and High Court? Yes or no? Judicial functions of higher judiciary is not state. So सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक दूसरे के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता फॉर ए जुडिशियल फंक्शन। यस और नो?
Thank you. Yes or no? नहीं ले सकता ना. This is why a very simple line becomes Supreme Court and High Courts cannot issue writs to one another. Writs are orders you issue under 32 and 226 to protect rights. बात समझ में आई? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जुडिशियल फंक्शन के लिए कोई रिट इशू नहीं कर सकता कि ऐसा जजमेंट बनाओ. जब हाई कोर्ट का जजमेंट ही स्टेट नहीं है तो उस जजमेंट पे आप रिट इशू ही नहीं कर सकते. बात समझ में आई कि नहीं आई? यस. बट कैन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टेक एक्शन अगेंस्ट ईच अदर for an administrative issue? Yes. Very good. Understood? Yes. High Court, Supreme Court, both can take up issues. Absolutely. अब ऑब्वियसली अगर सुप्रीम कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है तो आप हाई कोर्ट में तो केस फाइल नहीं करोगे ना, सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल करोगे. अगर ब्रॉड वे आया जुडिशरी कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12, आप बोलोगे नो. आप बोलोगे नो. ये समझ आया? ये क्लियर है? Why High Court has wider power? Give me some time, I'll come to that. But is the concept of Article 13 in this is judiciary clear? Why judiciary is the case? ठीक है. तो ये वाला है, मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा सा हेवी है because there is a lot of law involved. ये क्लियर हुआ. Rest is very easy. Rest is just figuring out a test and everything else. We'll figure that out. Don't worry. ठीक है. So you can take a quick break. It's 8:20, 8:35 we will start and we will finish the rest. High Court can take action against Supreme Court for administrative action will actually depend. Technically no, because Supreme Court procedure will prohibit it. High courts and Supreme Courts cannot issue writs against each other for judicial functions. Supreme Court, being the higher court, can take the action against the High Court for administrative functions. इतना simple ही है. ठीक है? Yes. So we start again at 8:35 and we'll finish the rest. Seniority also, yes, you can say so.
ये क्या सुन रहा हूँ मैं, फिजिक्स वाला कुछ एक्विजिशन कर लिया है। मैं बोला ही था पहले, इनको अभी मैसेज आया, पहले ही बोला था, ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। चलो, सी यू इन 15 मिनट्स। लैंड एक्विजिशन ही समझ लो। ओके, बाय।
चलिए आगे बढ़ते। तो ये हमारा जुडिशरी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ये कंट्रोल वाला एस्पेक्ट देखते हैं, ठीक है, कि हाउ डू वी डिसाइड what is and what is not under sufficient control of the state। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करना। अभिषेक को एक बार डिटेल में वीडियो में क्लियर कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलो पढ़ाई करते हैं। तो नाउ वी हैव टू फिगर आउट कि ये जो कंट्रोल वाला एलिमेंट है जो हमको आर्टिकल 12 में लिख के दिया है कि अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, इसका क्या मतलब हुआ है। ठीक है, चलो इसको आगे सीखते हैं। YouTube पे जो अपनी ये वाली वीडियो है, जो अभी मेंस एडवांस वाली वीडियो, वो भी आज शाम तक डालेंगे बेटा। चलिए, so now we have to figure out how do we determine the term control so that we can understand what are the other authorities that can be called state under article 12। ठीक है, चलिए इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। इसमें 2-3 केसेस को मिला के एक केस है आर.डी. शेट्टी केस। दिस केस इज द 1979 केस। एक केस है अजय हासिया केस। दिस इज द 1981 केस। इन दोनों केसेस में कोर्ट ने एक डॉक्ट्रिन, एक टेस्ट इवॉल्व किया है। इस डॉक्ट्रिन को कहते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ इंस्ट्रूमेंटैलिटी। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंस्ट्रूमेंटैलिटी है, इससे हम ये समझ पाएंगे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई अथॉरिटी, आर दे एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट और नॉट। तो उसके लिए उन्होंने कुछ टेस्ट बताए। अगर ये कोई भी इनमें से कोई भी एक फुलफिल करे तो ऑन अ केस बाय केस बेसिस उन्हें स्टेट डिक्लेयर किया जा सकता है। जैसे उस ऑर्गेनाइजेशन का तो जितना शेयर कैपिटल है, दैट शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। टेस्ट नंबर 1। टेस्ट नंबर 2, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट दे रही है वो उस अथॉरिटी के एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए इनफ है, या फिर वो जो ऑर्गेनाइजेशन है
वो एक मोनोपोली स्टेटस एंजॉय करती है जिसको स्टेट ने प्रोटेक्ट किया गया है। स्टेट ने कहा है कि ये काम सिर्फ हमारे देश में तुम ही करोगे। या तो उस ऑर्गेनाइजेशन में स्टेट का डीप कंट्रोल है, या तो फिर वो जो काम कर रहे हैं इज एन इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, अगर इसमें से कुछ भी अप्लाई हो रहा है तो ऑन अ केस बाय केस बेसिस आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या वो ऑर्गेनाइजेशन स्टेट है या नहीं। जैसे अलग अलग केसेस में कोर्ट ने डिसाइड किया कि भाई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टेट है, कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो स्टेट है, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो स्टेट है। लेकिन बहुत ही वियर्ड तरीके से, बहुत ही रैंडम तरीके से कोर्ट्स ने डिफरेंट केसेस में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को स्टेट नहीं है ये भी डिक्लेयर किया। एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो that the board for the control for cricket for India, BCCI, is not a state. Now let me ask you a question. Is BCCI the regulator of Indian cricket? Yes. Do the state cricket associations come under BCCI? Yes. Is BCCI the official representative of India at the International Cricket Council? Yes. Do they select the Indian national cricket team? Yes. But they are not state. The case is Zee Telefilms versus Union of India. उस केस में बीसीसीआई को स्टेट डिक्लेयर किया कि स्टेट नहीं है, डिक्लेयर किया था ऑन द सिंपल ग्राउंड कि बीसीसीआई एक प्राइवेटली फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है। बीसीसीआई में स्टेट का पैसा नहीं है, और क्योंकि बीसीसीआई में स्टेट का पैसा नहीं है तो बीसीसीआई स्टेट नहीं। और ये तक मतलब, एंड यू विल नॉट इवन बिलीव दैट द नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT is not a state. NCERT is not a state, boss. बाकी तो छोड़ ही दो। पब्लिक इंपॉर्टेंस है, लेकिन कहा कि नहीं उनको ऑटोनॉमी दे रखी है तो वो स्टेट, बिकॉज दे आर ऑटोनमस इनफ, क्योंकि एनसीईआरटी के कोर काउंसिल में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स बैठते हैं, तो यही कहानी। ठीक है, in fact the Indian Council for Agricultural Research, ICAR, ये भी स्टेट नहीं मानते। तो बहुत बार इन्होंने बहुत उल्टे सीधे काम किए हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL, इसको स्टेट माना है, NITs को स्टेट माना है, कोल इंडिया लिमिटेड को स्टेट माना है, बट इनको नहीं माना है। आर वी क्लियर ऑन दिस? तो ये बहुत ही सिलेक्टिव और बहुत ही रैंडमाइज्ड है, and this is the fundamental problem with what is state and what is not state in the larger ecosystem. ये समझ में आया? Are we clear on this? Yes or no? Good. Similarly, in several other cases, जैसे कुछ हमारी बॉडीज वगैरह हैं, your constitutional bodies, your statutory bodies, they have been recognized as state, कि ठीक है आप तो स्टेट है। ONGC वगैरह इन सबको स्टेट माना है, LIC को स्टेट माना है। तो ये सब कुछ केस बाय केस बेसिस पे ही हुआ है और कोई तरीका नहीं।
ठीक है, अंडरस्टूड। बट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टेट बनाने के लिए या स्टेट डिक्लेयर करने के लिए उस पर सवाल है कि वो स्टेट है या नहीं, क्योंकि अगर वो स्टेट है ही नहीं तो फिर फंडामेंटल राइट का सवाल ही नहीं होता। आप एनसीईआरटी के कोर फंक्शंस के खिलाफ आरटीआई ही नहीं फाइल कर सकते, ठीक है? आर वी क्लियर? It's not right, it's not fair, it's very random. If the government pays for you, or the government pays for you enough, or the government ensures that you are the only player in the market, or the government controls you enough, or what you are doing is publicly important enough, we will definitely call you a state. But that will be decided on a case-to-case basis. Please understand that the law does not necessarily have to be fair. This is a classic example. There is no reason why BCCI should not be under state control. It should be. Because is BCCI a state conferred monopoly of sorts? Yes, BCCI is. But कहा कि नहीं, वो प्राइवेट है, तो वो एक क्राइटेरिया ही बाकी सब चीजों को ओवर थ्रो कर गया, ओवर पावर कर गया, और कहानी आगे की आगे निकल गई, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है? सो मैं आपकी बात 100% मानता हूं, 100% मैं आपकी बात मानता हूं, बट it is one of those rare things that tend to happen. That BCCI is a privately owned entity. Correct? Now we must therefore understand कि अच्छा अगर ऐसा है तो भाई बाकियों का क्या हुआ? तो ये हमको क्लियर हुआ, ये अदर अथॉरिटीज वाला भी क्लियर हुआ, यस और नो? अब भाई लोकल अथॉरिटीज की भी कहानी यही है कि हम लोकल अथॉरिटीज में क्या लोकल अथॉरिटी है, क्या लोकल अथॉरिटी नहीं है, हम सिर्फ केस बाय केस बेसिस पर डिसाइड करेंगे। और आज तक it is arbitrary. Yes, please understand, don't get so offended that the law can sometimes be bizarre. अब हम उस जब भी आप एनालिसिस ऑफ लॉ में जाओगे तो आपको कभी भी सही गलत नहीं दिखेगा, आपको हमेशा हर चीज में सही और हर चीज में गलत दोनों दिखेंगे, एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ आल्सो। When we look at local authorities, यहाँ पे हमको समझ में आया कि भाई हमने तो सिर्फ दो ही लॉ बनाए, दो ही जजमेंट्स हैं। एक जजमेंट है जिसमें म्यूनिसिपैलिटी को स्टेट माना गया है, एक जजमेंट है जिसमें पंचायत, सिर्फ और सिर्फ पंचायत को स्टेट माना गया है। ये केस है राशिद अहमद का, पहले म्यूनिसिपैलिटी के लिए आया, और दूसरा केस है आपका अजीत सिंह का। ये केस बिल्कुल एग्जाम में याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझाने की बात है। 1957 राशिद अहमद एंड अजीत सिंह इज 1967। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या जिला परिषद स्टेट है या नहीं, नहीं, वी डोंट नो, स्टेटस इज अननोन, वी डोंट नो। इज जिसको हम कहते हैं पंचायत समिति या वार्ड कमिटीज, वी डोंट नो। जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी बैठती है, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी बैठती है, क्या वो स्टेट है या नहीं, वी डोंट नो, वी रियली डोंट नो। They may be enacted by state law, but are they? But does the definition ever say?
that if you're enacted by state law, that is enough. No, the definition says state legislature is, state executive is, parliament is, union executive is. That's all that the law says. That's what Article 12 says. और कुछ नहीं कहता आर्टिकल 12, बस इतना ही कह के आगे बढ़ लेता है. Please do not confront this. This is the truth. Should they be? Yes. Are they? No. तो यही रिफॉर्म चाहिए. इसलिए we want a more comprehensive understanding of the word state. That is why the 145th Law Commission said that you must change the definition of state, make it more inclusive. Let me ask you something. Are necessarily cooperative society state? We don't know. Are necessarily cooperative society state? We don't know. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें थोड़ा ध्यान से इस पूरे आर्टिकल 12 को रिवाइज करना पड़ेगा. अगर आप स्टेट ही नहीं हैं, अगर आप स्टेट ही नहीं हैं, तो सारी कहानी ही खत्म होगी. और फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एप्लीकेबल टू यू. तो कल को अगर जिला परिषद, क्या हमने जिला परिषद को कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स दे रखी हैं? यस और नो? दे रखी हैं. वो कल को कोई ऐसा लॉ बनाए जो लॉ किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट करे, जिला परिषद को कोर्ट में आके बस इतना ही कहना है कि हम तो स्टेट ही नहीं है, कर लो जो करना है. हम तो स्टेट ही नहीं है, कर लो जो करना है. Yes. That is why it is very important to understand the meaning of these things. यूनियन टेरिटरी स्टेट है या नहीं, इसको आप इस कॉन्टेक्स्ट में समझो कि ये इंप्लाइड है कि हाँ भाई इनको हम स्टेट मानेंगे, बिकॉज दे आर आइदर अंडर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी, या तो सेंटर का इन पे गवर्नेंस है, या इनके पास लेजिस्लेचर है. दो ही बातें हो रही ना यूनियन टेरिटरी के पास. अगर लेजिस्लेचर है तो स्टेट के जैसे है, जैसे JNK, दिल्ली एंड पौंडीचेरी. अगर लेजिस्लेचर नहीं है तो यूनियन के कंट्रोल में है. तो अगर यूनियन के कंट्रोल में है, यूनियन पार्लियामेंट उन पर लॉ बना सकता है, तो स्टेट ही हुए ना. यस और नो? Union territory has two aspects. Either you have a legislature, so you are like a state. If you don't have a legislature, then you are under union control. Union parliament can make laws for you. Union executive is going to control your executive actions. दमन एंड दीव तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर है. तभी तो यूपीएससी में डैनिक्स और डैनिक्स है. दमन एंड दीव अंडमान निकोबार सिविल सर्विसेज और दमन एंड दीव अंडमान निकोबार पुलिस सर्विसेज क्यों है? बिकॉज दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, अंडमान निकोबार आर यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर. तो वो किसके कंट्रोल में है? यूनियन के कंट्रोल में है. करेक्ट और नॉट? यूपीएससी में डैनिक्स और डैनिक्स है ना, इसलिए है. मैंने बताया ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज अ स्टेट, सो यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सो इज अ स्टेट. अभी थोड़ी देर पहले बताया, और आशीष क्लास के बीच में इसे नहीं करना है. बाकी सब बच्चे बहुत अच्छे से डाउट पूछ रहे. दिस इज नॉट अ 1-to-1, प्लीज बिहेव योरसेल्फ. गलत बात, ऐसे नहीं करना. ठीक है, गुड. सो देयर आर, नाउ बिकम्स द लार्जर क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन का आंसर आपके पास ऑलरेडी है, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको इनडायरेक्टली दिया है. कुछ केसेस का नाम दूंगा.
सी मेहता, बंगवा मुक्ति मोर्चा, याद आ रहा है? राइट टू इन्वायरमेंट वायलेट करने वाले ज्यादातर प्राइवेट इंडस्ट्री है। तो हमने प्राइवेट इंडस्ट्री को बोला ना कि तुम हमारी राइट टू एनवायरनमेंट वायलेट कर रहे हो, और कोर्ट ने प्राइवेट इंडस्ट्रीज को ऑर्डर दिए कि नहीं दिए कि ये कॉम्पनसेशन दो, ये रिहेबिलिटेशन करो, ये लैंड छोड़ो, स्टेट को बोला कि इनको ऐसे फाइन करो। यस। तो इंडिया में हमने क्या किया? यस, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। यस, वेरी गुड रवि। हमने इंडिया में पीआईएल्स के थ्रू प्राइवेट एंटिटीज को भी स्टेट के अंडर लाने की कोशिश करी कि नहीं करी? है ना? कुछ तो चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम, जैसे कुछ तो चीजें हैं जैसे हम आर्टिकल 17 में देखते हैं अनटचेबिलिटी। उसमें तो बिल्कुल कोई स्टेट प्राइवेट में डिफरेंशिएशन ही नहीं दिया है। बट जो असली पुश प्राइवेट एंटिटीज को मिला है वो हमें मिला है एनवायरमेंट केसेस से। करेक्ट और नॉट? जैसे आपकी 19 ये जो अपनी आर्टिकल 25 है, एक्सप्लॉयटेशन, यस और नो? तो प्राइवेट एंटिटीज आर नॉट मेंशन्ड एट ऑल। अब यहां जुडिशरी का रोल देख रहे हो कितना है? जुडिशरी ने ही डिसाइड किया कि क्या जुडिशरी स्टेट है या नहीं। द केस इज कॉल्ड हुर्रा वर्सेस हुर्रा, 2002. This is also the case which leads to the birth of curative petitions. कैसे? क्योंकि अगर आपको कोर्ट की नियत पर शक है तो आप क्यूरेटिव पिटिशन फाइल करते। यहाँ राशिद अहमद, अजीत सिंह की वजह से हमें समझ में आया पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी स्टेट है कि नहीं। यहाँ आरडी शेट्टी, हास्य, आरएसईबी, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये सारे केसेस हैं जिससे टेस्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंस्ट्रूमेंटैलिटी मिली। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के पीआईएल्स से हमें प्राइवेट एंटिटीज का एक्सपेंशन मिला। आर्टिकल 12 हैज बीन द कॉर्नरस्टोन ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, क्योंकि अगर आप स्टेट ही नहीं हो तो बाकी सारी कहानी का तुम्हें क्या ही करो कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, क्या सही है, क्या गलत है, वो तो बहुत बात की बात है। यस और नो? Very weird thing. And that is the power of Article 12. And I'll take a minute and I just want to walk you through a few things that I want to discuss in the context of ये दुनिया भर में कैसे होता है। ठीक है, इसके पीछे कि क्या स्टेट है और क्या स्टेट नहीं है, इसके पीछे ना एक बहुत सुंदर डॉक्ट्रिन है। उस डॉक्ट्रिन को कहते हैं दोसा, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट एक्शन। ठीक है, think about it. What are the modern elements of a state, or what are the elements of a modern state? हमने पढ़ा था ना, स्टेट की एक फिलोसॉफिकल डेफिनेशन है, टेरिटरी, सोवेरेनिटी, गवर्नमेंट, पीपल। याद आ रहा है? यस, these are the elements of a modern state. You're internationally recognized, you're a sovereign country, you have territory, you have government, you have people. These are the essential elements of a modern state. But then you understand the type of states. एक स्टेट होती है जिसको हम बोलते हैं बहुत ही मिनिमलिस्ट स्टेट है,
कि आप एक एक प्रोटेक्टिव स्टेट हो। आपका काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करना है, बस कोई बाहर से आके अटैक ना कर दे, बस वही है। देन देयर इज अ स्टेट कॉल्ड अ डेवलपमेंटल स्टेट, जो इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ में इंटरवीन करता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ प्रमोट करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट करता है। your you know Japan, your East Asian economies. And then there are socio-democratic states. सोशियो-डेमोक्रेटिक स्टेट्स वो होते हैं जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में इंटरवीन करते हैं, लेकिन एक सोशल रिस्ट्रक्चरिंग लाते हैं। ऑस्ट्रिया, स्वीडन, आपने स्कैंडिनेवियन कंट्री सुना है? वेरी हाई टैक्स रेट्स, नॉर्वे, स्वीडन एक्सेट्रा। बट वो टैक्स रेट्स के बदले में यू गेट ए ग्रेड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। यस और नो? यू गेट ए ग्रेड। So there are minimalist states, there are developmental states, there are socio-democratic states. There are collectivized states also. Collectivized states वो होते हैं जो पूरी की पूरी इकोनॉमिक लाइफ स्टेट कंट्रोल के अंडर ले आते हैं, कि कौन कितना क्या प्रोड्यूस, कंज्यूम, खाएगा, पिएगा, कमाएगा, वो मैं डिसाइड करूंगा। Soviet Union before it disintegrated into Russia, was it not a collectivized state? It was, right? आप लोग ये न्यूज में बहुत सुन लोगे टोटलिटेरियन स्टेट। टोटलिटेरियन स्टेट का क्या मतलब होता है? एन ऑल एम्ब्रेसिंग स्टेट। इकोनॉमी, एजुकेशन, कल्चर, रिलीजन, फैमिली, सब हम बताएंगे। वेदर इट्स Italy under Mussolini, whether it is Germany under Hitler, these were all totalitarian states. That is why you have fundamental rights to protect against state action. Clear? अगर आप ध्यान से देखो, सिर्फ एक ही आर्टिकल था हमारे पास, आर्टिकल 15(2), जो सीधा सीधा प्राइवेट को अप्लाई होता था। Yes or no? Non-discrimination in public places, shops, public restaurants, hotels, places of entertainment. 15(2) is the beauty of Indian Constitution कि आप fundamental rights प्राइवेट तक खींच रहे हो, है कि नहीं? यस। तो क्या स्टेट होना चाहिए, क्या स्टेट के कंट्रोल में है या नहीं? यू हैव अ लार्जर कॉन्सेप्ट कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट एक्शन। एक अमेरिकन डॉक्ट्रिन है, इंडिया नहीं, अमेरिकन डॉक्ट्रिन है। ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बेडेड है, ठीक है? तो अमेरिका बहुत स्ट्रिक्ट है इस बात को लेके कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी राइट्स, ड्यू प्रोसेस, जो भी प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस, सब्सटैंटिव ड्यू प्रोसेस है जो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स, अमेरिकन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट फॉलो करेंगे, बाकी किसी को कोई लेना देना नहीं, अनलेस आप एक पब्लिक फंक्शन करते हो, अनलेस आप जो कर रहे हो वो सरकारी काम, तो फिर तो आपको करना ही पड़ेगा। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली इस डॉक्ट्रिन को हमने बहुत अच्छे से इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया है। आर वी क्लियर ऑन दिस? डू वी अंडरस्टैंड दिस? यस और नो? टेक्निकली थिंक अबाउट इट, लोकल अथॉरिटीज हमारे यहाँ कहां लिखी है? हमारे यहाँ लोकल अथॉरिटीज का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब है वो कहां दिया है? 7th शेड्यूल, लिस्ट नंबर 5, लिस्ट नंबर 2, एंट्री नंबर 5। तभी तो हम कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज अंडर द स्टेट लिस्ट। अगर आप स्टेट लिस्ट का 5वां नंबर पॉइंट पढ़ोगे तो लिखा है लोकल अथॉरिटी।
लिखा है कि नहीं लिखा है? हम कहते हैं ना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, यस और नो? अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के अंदर आता है तो फिर एक बात बताओ, 73rd 74th अमेंडमेंट करके पंचायती राज कैसे बना लिया? सेंट्रल इंटरफेरेंस है ना भाई, सेंट्रल इंटरफेरेंस है कि नहीं? फिर तो बहुत धीरे धीरे करके इन सब का मतलब, इनका कॉन्टेक्स्ट निकल के आगे आया है। आर वी क्लियर? यूएस ने उसको थोड़ा एक्सपैंड किया है। यूएस और इंडिया में एक लाइन का फर्क है, judiciary, whether they're performing a judicial function or an administrative function, whether they are the US Supreme Court or the lowest court of the US, everything is the state in the US. US और इंडिया के स्टेट में एक फर्क है, all judiciary performing all judicial functions are the state in the US. In India, higher judiciary performing a higher judicial function is not state. Are we clear on this? Yes or no? Good. सबसे फंडामेंटल डिफरेंस ये है, बाकी सब ठीक है, कहानी है, बट ठीक है। धीरे धीरे ऐसे तो बहुत, मतलब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन लॉ ऑप्शनल ऑल्सो, बट हमें इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? आर वी क्लियर ऑन दिस? तो ये है आर्टिकल 12। अब हम आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32 226, अब तो हो गया कौन हो तुम, लेकिन कौन हो तुम से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्या कर रहे हो? जो आप कर रहे हो वो फंडामेंटल राइट वायलेट कर रही है। जो आप कर रहे हो अगर वो फंडामेंटल राइट वायलेट कर रही है तो उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 13, 32, 226 का ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, समझ आया? आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके, गुड। आई जस्ट कंफर्म द क्लास टाइमिंग फॉर टुमारो, इट्स सपोज्ड टू बी इन द इवनिंग एट 7। मैं आपको अर्ली मॉर्निंग सुबह तक एक बार बता दूंगा, वी माइट हैव टू टेक एन अर्लियर क्लास टुमारो, जस्ट इन केस मैं एक बार आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, मेल के थ्रू भी और टेलीग्राम पे भी। ठीक है, इज दैट ओके? गुड, चलिए। थैंक यू। एक बार मैं जरा डाउट्स देख लूं। Yes, it is fundamentally arbitrary. So Zilla Parishads are a statutory body under the state. Zilla Parishad is a statutory body. ये तो भी कहीं लिखा नहीं. Depends on whether the state law has made it or not. Again, is it state for 12 or not? Not clear. If lower courts are state and can't violate fundamental rights, how can they punish criminals like sending them to jail? Because you do not have an absolute protection against jail. Na? If you are committing a crime, that you would be sent to jail. If the court has been able to determine कि आपने ये crime commit किया और हम आपको guilty मानते हैं, तो no fundamental right is absolute ना, इसलिए। Or your right to life and liberty is restricted as per procedure established by law. Is fundamental right for foundational for a non-police state? Not necessarily.
As per the new income tax bill, government can now check private chats. Isn't this a violation of right to privacy? Yes, people should file, but could have, should have, would have. सबॉर्डिनेट कोर्ट धीरज बिल्कुल स्टेट है, चाहे वो जुडिशियल फंक्शन करे या वाइड फंक्शन करे धीरज. Language, doubt unrelated, language and the law we will be covering separately. Don't worry, before the themes. Collegium system during appointment of the judges, is it administrative? The determination of the collegium system, yes, it is administrative. That is why you could have questions. This is why you have your first, second, third judges cases. Question here. Wherever we've answered that question, why it's not state. Ravi, subordinate judiciary is not state. Sorry, subordinate judiciary is state for all judicial and administrative. Judiciary is not. हुर्रा वर्सेस हुर्रा के केस में ही कोर्ट ने कहा है हायर जुडिशियल फंक्शंस ऑफ हायर जुडिशरी इज not state. Supreme Court on 15th August said we can't dictate name to High Court collegium. There is drawback. No, because there are independent collegium processes, na? That is right. I will upload secularism means by tomorrow. US judicial, non-judicial state. India while performing is not state. Correct, Zahir, absolutely. US and India, the only difference, Sayani, is in US, all judiciary at all levels performing all functions is state. In India, higher judiciary performing a higher judicial function is not. Okay? Yes. But General Clauses Act does not apply to Article 12, na Vasundhara? The whole thing is either the government has funded you, or they've given you a monopoly status, or they have control over you, or they are or you are performing a very important public function. Okay? Most welcome, Harmoor. Looking forward. Okay? Thank you. See you. Bye-bye. Sure, sir. Thank you. Thank you so much. Yes, of course.